जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट परिपरीक्षा का आयोजन है वो कलाम एकेडमी की तरफ से 22 जनवरी को करवा लिया गया। उसका पूरा पेपर सोल्यूशन है वो आज हम करने वाले हैं। आप सभी को पता है अपने YouTube चैनल पे जितने भी पेपर पहले करवाए गए वो सभी मैंने उपलब्ध करवा दिए थे और आज इस पेपर का भी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, पहला प्रश्न आता है अपना कि बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया था। तो बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? प्रो VN मिश्र के द्वारा किया गया था। देखिए, ये पेपर है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके जो सेम टॉपिक है उनसे कॉमन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा ये चीज़ें, अगर आपने सिलेबस देखा है तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, तो उनसे कॉमन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 80 क्वेश्चन जो है ये 1 से लेकर 80 तक, चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे आप लेवल 2 से हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, सभी के लिए सेम है। तो वो हम करने वाले हैं। अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है। इसके बाद में आपको लेवल 1 के लिए अलग मिल जाएंगे 80 के बाद वाले, लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्ट के बाद में अलग अलग मिल जाएंगे। मैथ का मैं पेपर सोल्यूशन करवाता हूँ, पूरा विस्तार पूर्वक करवाता हूँ, आप सभी को पता है। तो बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था प्रो VN मिश्र के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं पुरातात्विक अवशेष, दूसरी तरफ दे रखे हैं सभ्यता स्थल। तो इसमें देखो, टेराकोटा निर्मित वर्षभ आकृति है वो कहाँ से मिली है? आहड़ से बता रहा है। ये कहाँ से मिली? आहड़ से। तो बिल्कुल सही है, टेराकोटा निर्मित वर्षभ आकृति है वो आहड़ सभ्यता से मिली थी। हाथी दांत का कंधा, हाथी दांत का कंगा कहाँ से मिला? कालीबंगा से। बिल्कुल सही है। 99% शुद्ध ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रोमन एम्फोरा है वो बेराट सभ्यता से नहीं मिला, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत। तो टेराकोटा निर्मित वर्षभ आकृति कहाँ से? आहड़ से। हाथी दांत का कंगा कहाँ से? कालीबंगा से। 99% शुद्ध ताम्र उपकरण कहाँ से? गणेश्वर से। तो देखो, ये हो जाएगा, इसमें 4 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको PDF वगैरह जो भी चाहिए, नोट्स आपको चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो देखो, PDF से ज़्यादा आप वीडियो को ज़्यादा देखना, क्योंकि ये याद हो जाएगा और फ्री टाइम में आप देख सकते हो। समय कम बचा है, PDF के चक्कर में आप उलझ के रह जाओगे। तो निश्चित रूप से आप जब भी फ्री टाइम हो तो आपको वीडियो चला के रखना है, आपके प्रश्न याद भी हो जाएंगे। देबारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो देबारी समझौता है वो किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1708 ईस्वी के अंदर देबारी समझौता है वो संपन्न हुआ था। कब? 1708 ईस्वी में क्या हुआ था? देबारी समझौता हुआ था। तो देखो, इस प्रकार से जब मैं बोल के बताता हूं तो याद हो जाते हैं प्रश्न। जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जयपुर में जो मदरसा ए हुनरी है वो किस शासक के द्वारा स्थापित की गई थी, ये हमसे पूछा है। तो किसके द्वारा? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहां पर हुई थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। उसके बाद में देखो, 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है। मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसके संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य होगा? तो देखो, मध्यकालीन जो काल था उसके बारे में हमें बताया गया है। तो राजा के नियंत्रण में भूमि खालसा कहलाती थी। बिल्कुल सही है कि मध्यकाल के अंदर जो भूमि राजा के अधीन होती थी वो क्या कहलाती थी? खालसा कहलाती थी। राजवी, सरदार, मुत्सदी व गन्नायक मारवाड़ राज्य में प्रचलित सामंतों की श्रेणियां थी। बिल्कुल सही है कि मध्यकाल में है वो जो सामंत थे उनमें अलग अलग श्रेणियां थी, जिनको कहा जाता था राजवी, सरदार, मुत्सदी व गणनायत कहा जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम बात करें, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा मेवाड़ राज्य में प्रचलित थी। मध्यकाल के अंदर मेवाड़ राज्य में भूमि बंदोबस्त की जो साध प्रथा है वो बिल्कुल प्रचलित थी। ये भी सही है। लेकिन मटका बिछायत चू सराई आदि का संबंध राजस्व बोर्ड रिकॉर्ड से था। यह बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। तो देखो, कमेंट सेक्शन में आप उत्तर जरूर लिखा करो। आप सब में से कुछ ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आप उत्तर लिखोगे तो आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और आपको पेपर किस तरीके का आपको लग रहा है ये भी निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखें। निमंच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा? तो निमंच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था? देवली सैनिक छावनी को लूटा था। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी कौन है? तो कौन हो जाएंगे? पीरू सिंह। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, और झालावाड़ प्रजामंडल मंगीलाल भव्य, और बीकानेर राज्य परिषद बलवंत सिंह मेहता। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा।
तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल से संबंधित है मीठालाल व्यास, और डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल से संबंधित है भोगीलाल पांड्या, और झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है मांगीलाल भव्य। भील जनजाति के उत्थान हेतु जल, जंगल व जमीन आंदोलन किसने चलाया? भील जनजाति के उत्थान हेतु जल, जंगल और जमीन जो आंदोलन है वो किसने चलाया था, ये हमसे पूछा है। तो ये चलाया था किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा भील जनजाति के उत्थान हेतु जल, जंगल व जमीन आंदोलन चलाया गया। राज्य के किस आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो राज्य के ऐसा कौन सा आंदोलन था किसानों जिसकी गूंज है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उठी थी, ये हमसे पूछा है। तो किसकी उठी थी? सीकर किसान आंदोलन की। उसके बाद में राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम बताइए। तो राजस्थान की जो रियासतें थी उनके एकीकरण का हमें आरोही क्रम बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तो देखो भरतपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद मारवाड़, उसके बाद में अजमेर। तो ये क्रम में दे रखे हैं पहले से 1, 2, 3 और 4, इसी प्रकार इसका क्रम होगा। पहले उधर से शुरू हुई थी भरतपुर, फिर उदयपुर, फिर मारवाड़, फिर जयपुर। तो इसमें ए सही हो जाएगा। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष। दिसंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा 4 विभागों की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन 5 योजनाओं में शामिल नहीं है। तो देखो दिसंबर 2022 में है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो 4 विभागों की जो 5 योजनाएं थी उनको क्या कर लिया? फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल। तो हमें वो बताना है जो इनमें शामिल नहीं है। तो देखो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना बिल्कुल सम्मिलित है फ्लैगशिप योजना में। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस ये भी शामिल है, और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। लेकिन आईएम शक्ति उड़ान योजना है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल नहीं है। हमें दे रखें एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ खेल, और हमें बताना है कि कौन सा खिलाड़ी सही सुमेलित नहीं अपने खेल से। तो देखो इसमें दे रखा है एक तो सविता पूनिया का संबंध किससे? हॉकी से। गौरांशी शर्मा का संबंध बैडमिंटन से है, और उसके बाद में मगन सिंह राजवी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये तीनों तो देखो बिल्कुल सही है। सविता पूनिया हॉकी से, गौरांशी बैडमिंटन से, मगन सिंह राजवी है वो फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन कृष्णा नागर जो है वो पैराशूटिंग से संबंधित नहीं है। उसके बाद में हम बात करें देखो 16 नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का जिस स्थान पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है वह हमें बताना है 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो कहां पर नहीं है? बाड़मेर के अंदर नहीं है। उसके बाद में देखो हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की। तो हमें एक तरफ दे रखें उद्योग और दूसरी तरफ दे रखें स्थान की, कौन सा है वो उद्योग, वो कौन से स्थान पर स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहां पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहां पर है? डीडवाना में। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ शुगर मिल है वो कहां पर स्थित है? भोपाल सागर में। और जेके सीमेंट वर्क्स कहां पर है? निम्बाहेड़ा में। तो ये बिल्कुल सुमेलित है सभी के सभी चारों के चारों। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। देलवाड़ा के जैन मंदिर समय में सम्मिलित मंदिर नहीं है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर में कौन सा मंदिर है वो सम्मिलित नहीं है? तो देखो विमल साई मंदिर है, पीतल साई भी है और लोनाव साई भी है, लेकिन भीम साई मंदिर है वो देलवाड़ा ग्रुप में नहीं आता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा है, और राजस्थान में जिला कलेक्टर को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। राजस्थान में जिला कलेक्टर को अविशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो हमें बताना है सत्य कौन सा है। तो देखो इसमें दोनों के दोनों ही क्या है? गलत है। 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपए के एएमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं? तो 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जो राजस्थान में समिट का आयोजन किया गया था उसमें कितने करोड़ रुपए का जो अनुमोदन या आप कह सकते हैं एएमओयू हुआ है, तो वो हमें बताना है। तो कितने का? 10.44 लाख करोड़। फसलों के प्रसंस्करण द्वारा राजविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजविका का किस संस्थान के साथ एएमओयू हस्ताक्षरित हुआ है? तो राजस्थान के अंदर जो महिलाएं राजविका से जुड़ी हुई है उनकी आय बढ़ाने के लिए तो राजविका जो संस्था है इसने किसके साथ एएमओयू के हस्ताक्षर हुए हैं? तो हमें बताना है 21 नंबर में। तो किसके साथ है? जोवाकी एग्रोफीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। उसके बाद में हम बात करें
अक्टूबर 2022 में राजस्थान की 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ कहां से किया गया? राजस्थान में अक्टूबर 2022 में जो 5G इंटरनेट सेवा है उसका सांकेतिक शुभारंभ है वो किस स्थान से किया गया था वो हमें बताना है। तो किस स्थान से किया गया था? ये नाथद्वारा राजसमंद से। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किसको किया गया था? राजीव अरोड़ा को। वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा साहित्य का अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो वर्ष 2022 का जो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको मिला? कमल रंगा को। तो उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिसके लिए इन्हें दिया गया? तो कौन सी है? अलेखू अंबा जो रचना है इनकी, तो इसके लिए इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए। बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? बीकानेर जिले में जो कोलायत है तो उसमें कपिल मुनि का जो मेला है वो कब भरता है ये हमें बताना है। तो कब भरता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें आभूषण दे रखे हैं तो हमें बताना है, आभूषण दे रखे हैं तो हमें बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दामना अंगुली में पहने जाता है, मोकड़ी हाथ में पहनी जाती है, नूपुर किस में पहना जाता है और टोंटी कान में पहनी जाती है। तो 29 नंबर में नूपुर है वो गले में नहीं पहना जाता। टोंटी कहां पर? कान में, मोकड़ी हाथ पर, दामना अंगुली का। पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता है? पारदर्शी वेशभूषा है वो कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? नागौर चित्रशैली की। चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का बस्सी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला के लिए। तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी किस दुर्ग में बनी हुई है? तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में क्या थी? परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, यह किस दुर्ग में बनी हुई है ये हमसे पूछा है। तो किस में है? ये जालोर दुर्ग में। डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रिमल देवी के द्वारा किया गया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कर सत्यकूट का चयन कीजिए। तो मैं 3 कथन है वो दे रखे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। तो वालर केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता और वालर सिरोही क्षेत्र की ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो 34 में कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये हमसे पूछा है। तो वालर नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। और वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र के ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन वालर केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। तो देखो नृत्य से संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य नाम से। आप वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगा। तो उसमें आपको इस प्रकार से मैंने नृत्य बताए कि आपको 4 लाइन में सारे नृत्य आपको याद हो जाएंगे, गलत नहीं होगा एक भी। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तो देखो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, गोडावाटी। तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? इसमें से गोडावटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन आया, निम्न कथनों पर विचार कर सत्यकूट का चयन कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन सा सत्य हो जाएगा इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो थोड़ा स्पष्ट दिखा देता हूं मैं। राजस्थानी भाषा का विकास मुरु गुजरी अम्बरस से हुआ। डॉक्टर गिरेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा। राजस्थानी साहित्य का 1050 से 1450 ईस्वी तक का काल भक्ति काल कहलाता है। तो 36 में कौन कौन से सही हो जाएंगे? देखो राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर गिरेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितना भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा, ये भी सही है। लेकिन राजस्थानी साहित्य का 1050 से 1450 ईस्वी तक का काल है वो भक्ति काल है, नहीं कहा जाता। तो इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें रचनाएं दे रखी हैं और बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। राम रासो किसने लिखा था? माधोदास ददवाड़िया के द्वारा राम रासो लिखा गया। हरिरस किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वरदास के द्वारा, बिल्कुल सही है। वेली किशन रुक्मणी ख्यात है वो किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण सेनानी, ये बिल्कुल इसने नहीं लिखा था। सूर्यमल जी मिश्रण है, इन्होंने सेनानी रचना नहीं लिखी। निम्न में से कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है? तो नथमल जोशी द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से या उपन्यास है वो नहीं है, वो हमसे पूछा है 38 में। तो आपे पट की नथमल जोशी जी ने लिखा था, दोरारो दोरी भी लिखा, एक बिंद नहीं 2 बिंद भी लिखे, लेकिन जोग संजोग है वो नथमल जोशी जी ने नहीं लिखा। विजयदान देथा के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। विजयदान देथा के संबंध में तो देखो 39 नंबर क्वेश्चन में, इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। इनकी लोक कथा द्विविधा पर अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई। पहली फिल्म जो है वो किस पर बनी थी? इनकी द्विविधा लोक कथा पर, यह भी सही है।
इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी में 14 खंड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो विजय जानदेव था कि जो लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी है उसमें क्या है 14 खंड है, ये भी सही है। और इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक तरफ दे रखी है फसल, दूसरी तरफ दे रखी उपज किस्म, और हमें बताना क्या करना है, सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है 40 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो गेहूं की किस्म कौन सी है, राज 3077। चना की कौन सी फसल है, दाहोद येलो। बाजरा की किस्म कौन सी है, RHB 30। और मक्का की कौन सी है, माही कंचन। गेहूं की कौन सी, राज 3077। चना दाहोद येलो। बाजरा है वो RHB 30 और मक्का की माही कंचन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी और उसकी सहायक नदियों को हमें क्या करना है, सुमेलित करना है 41 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो साबरमती वाक्कल से हो जाएगी, और बनास है वो किससे हो जाएगी, डाई से, और लूणी से सागी, और माही से अनास। तो इस प्रकार से हमें नदी और सहायक नदियों को क्या करना है, सुमेलित करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले हमें दे रखें कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित नहीं है, वो हमें बताना है। तो केसर बाग कहां पर है, धौलपुर में। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में, और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में। लेकिन सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है वो जयपुर में स्थित नहीं है। भील जनजाति से संबंध में असत्य कथन कौन सा है, भील जनजाति का जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो देखो 43 नंबर क्वेश्चन में, इनके गरकू कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, भील जनजाति के गरकू कहलाते हैं। फायरे फायरे जिलों का रणघोष है, फायरे फायरे बिलों का रणघोष है, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाले स्थानांतरित खेती को दजिया कहा जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और इनका पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत। तो बिलों का मुखिया है, जो पंचायत मुखिया है वो सहलोत नहीं होता। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात व सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात किन जिलों में है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार ऐसा जिला जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है और सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है, वो हमें जिले बताने। तो पाली में सर्वाधिक और धौलपुर में न्यूनतम। पर्वत चोटियों का हमें सही क्रम बताना है 45 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें हो जाएगा डोरा पर्वत, खो, सज्जनगढ़ और दोनिया डूंगर है, वो इसमें क्रम हो जाएगा अवरोही। डोरा पर्वत, खो, सज्जनगढ़ और दोनिया डूंगर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इनसेप्टिसोल जो मृदा है वो पाई जाने वाली जो जिले हमें बताने, तो किसमें पाई जाएगी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म हमें बताना है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में, तो BSHW के अंतर्गत कौन आते हैं, नागौर और जालौर। BWHW के अंदर बीकानेर गंगानगर, और AW के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर। लेकिन CWG के अंतर्गत क्या नहीं आते, सीकर झुंझुनू नहीं आते हैं इसमें। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है, राजस्थान एकमात्र उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है, तो कहां पर स्थित है ये, रामगढ़ 12 में। खनिज और खनिज क्षेत्र दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पन्ना कहां पाया जाता है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट कहां पाया जाता है, बिरमानिया और फतेहगढ़ में, बिल्कुल सही है। और मैग्नीज है वो कालाखुंटा में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन वोलेस्टोनाइट है वो कुशालपुरा और जनकपुरा में नहीं पाया जाता। स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता। स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता, वो हमसे पूछा है। तो कौन से नहीं गुजरता, राजसमंद से नहीं गुजरता। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है, ये हमें बताना है। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब आई, 2022 में। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में, बिल्कुल सही है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में, ये भी सही है। और राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब आई, 2021 में, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है 2019 में नहीं आई, ये कोरोना के बाद आई है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, ये गलत है, इसमें 2019 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान में सागवान उष्ण शुष्क पतझड़ वनों में पाया जाता है, राजस्थान में सागवान है वो उष्ण शुष्क पतझड़ी वनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उपोष्ण पर्वतीय वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण जो पर्वतीय वन है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल सुरक्षित वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। और सालर वन अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ग्रिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? ग्रिल लिग्नाइट जो ताप शक्ति परियोजना है वो कौन से गांव में स्थित है? तो थुमली बाड़मेर में स्थित है। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोर्स को उतना शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाली मशीनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर है वो उपयोग किए जाते हैं, जो हमसे पूछा है। तो कौन से? हाइब्रिड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर की आगम युक्तियों से संबंधित है? आगम इनपुट युक्तियों में से संबंधित है, वो हमसे पूछा है 55 नंबर क्वेश्चन में। तो एक तो ट्रैक बॉल हो जाएगा, एक डिजिटाइजर हो जाएगा और एक माइक हो जाएगा। ये सभी क्या? इनपुट डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को संकेत देते हैं। उपग्रह द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? उपग्रह संचरण में कौन सी तरंगें हैं वो प्रयोग की जाती है, वो हमसे पूछा है। तो कौन सी प्रयोग किए जाएंगे? सूक्ष्म तरंगें। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन इसमें से कौन सा नहीं है? नेविगेटर है वो सर्च इंजन इसमें नहीं है। बायदू, अल्टाविस्टा और एमएसएन के सर्च इंजन। कौन सा विकल्प ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है? तो ई प्रमुख के स्तंभ हमें बताना है प्रमुख रूप से 4। तो कौन है इसमें? लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन है वो ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभ है। लोग, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी और संसाधन। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए अनुसूची के संशोधन में कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक कितने दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया? तो देखो 6 और 8 से कक्षा है जिनमें दिव्यांग जो बालकों के ऊपर है वो विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया था 20वीं धारा में शक्ति का प्रयोग करते हुए। तो कितने शिक्षकों का प्रावधान है वो किया जाएगा, ये हमें पूछा है कि कितने ऐसे बालक हो जिसके बाद एक विशेष शिक्षक लगा दिया जाए। तो 59 में क्या हो जाएगा? 15 जो दिव्यांग बालक है उन पर एक शिक्षक लगाया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार का संरक्षण का वर्णन है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार संरक्षण का जो वर्णन है वो हमसे पूछा है। तो कौन से में? अध्याय 4 में। उसके बाद में देखो 6 में क्या? हाँ 6 में, ठीक है। उसके बाद में आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से असत्य प्रावधान है। असत्य प्रावधान हमसे पूछा है। तो देखो 61 नंबर में क्या हो जाएगा? धारा 23 के तहत शैक्षिक प्राधिकारी एनसीटीई है, बिल्कुल सही है। धारा 17 में बालक के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर रोक है, ये भी बिल्कुल सही है। और धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात का प्रावधान है, ये भी सही है। और धारा 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम 5 के तहत विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय होगी? तो विद्यालय विकास जो योजना है वो कितने वर्षीय होगी ये हमें बताना है। तो कितनी होगी? 3 वर्षीय। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित प्रावधान कौन से नियम के अंदर है? तो जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर वो कौन से नियम के अंतर्गत आएगा, वो हमसे पूछा है। तो कौन से में आएगा? ये नियम 23 में। RSEERT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितनी समय अवधि के लिए किया जाएगा? तो RSCERT द्वारा जो विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम जो प्रसारण किया जाता है रेडियो चैनल पे, ऑल इंडिया रेडियो पर, तो कितने मिनट किया जाना का प्रावधान है वो हमसे पूछा है। तो कितने मिनट के लिए? तो 64 में हो जाएगा 20 मिनट के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQE का पूरा नाम। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQE का पूरा नाम है, वो क्या हो जाएगा इसमें? वो हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है वो SIQE का नाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा? तो स्टीयरिंग कमेटी का गठन है वो कितनी का किया जाएगा वो हमसे पूछा 66 नंबर क्वेश्चन में। तो कितनी? 3 का। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी समिति होता है उसका सचिव कौन होता है वो हमसे पूछा है। तो कौन होता है इसमें? 67 में प्रधानाध्यापक। स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है? स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया वो हमसे पूछा है। तो कौन सा? परख। उसके बाद में देखो हमें पूछा है 69 नंबर क्वेश्चन में। तो 69 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसमें कौन से सही है। तो देखो राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में RTE की धारा 12(1) गए के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए।
असत्य हमें बताना है कौन से हैं। तो इसके लिए देखिए, इस प्रावधान के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर 2012-13 से दिए जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, इस योजना के तहत जो विद्यालय में प्रवेश दिए जाएंगे वो 2012-13 के तहत दिए जाएंगे। प्रवेश हेतु एंट्री लेवल कक्षा क्या होगी, 1 होगी, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2016-17 में ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। निर्बल वर्ग के लिए न्यूनतम आय सीमा 1.5 लाख रुपए, ये भी गलत है। तो इसमें असत्य पूछे थे तो 3 और 4 इसमें असत्य हैं। उसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, 70 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखो, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य क्या है और हमें क्या बताना है, सत्य-कोटि बताना है ना। हाँ ठीक है। तो देखो, राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका समग्र विकास करना है। तो बिल्कुल सही है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य यही है कि जो भी बालिका जन्म लेगी उनके प्रति सकारात्मक विचार प्रकट हो, विचार रखें सभी, और उनका क्या हो, विकास हो। बालिका का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, यह भी सही है। बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना, यह भी सही है। और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मृत्यु दर कमी लाना, यह भी सही है। तो इसमें चारों के चारों सही है। हमें बताना है, एक तरफ मनोविज्ञान और दूसरी तरफ क्या दे रखें, सिद्धांत दे रखें 71 नंबर में। तो देखो, गिलफ्रिड मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। तो कि कौन सा सिद्धांत दिया, त्रिविमीय। स्पीयरमैन ने कौन सा दिया था, द्विखंड सिद्धांत दिया था। और थोर्नडाइक ने कौन सा दिया था, थोर्नडाइक ने दिया था बहुखंड सिद्धांत दिया था। और थ्रस्टन ने कौन सा दिया था, थ्रस्टन ने दिया था समूहखंड सिद्धांत दिया था। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है, वो हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है, दबाव। असुमेलित को छांटिए, सुप्त अधिगम, बांडुरा, पावलाव और स्किनर। तो हमें सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो सुप्त अधिगम टोलमैन बिल्कुल सही है, 73 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। और पावलाव है वो शास्त्रीय अनुबंधन, ये भी सही है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये भी सही है। लेकिन बांडुरा से संबंधित है, वो अनुभवजन्य अधिगम नहीं है। आइजैक प्रश्नावली में एक व्यक्ति को समाज विरोधी आक्रामकता, अहम केंद्रितता संबंधी समस्या, उसका संबंध किससे है। तो किससे हो जाएगा इसमें, 34 में मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। उसके बाद में एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली ले लेता है, तो उदाहरण है। तो गरिष्ठ भोजन करने से पहले जो एसिडिटी की जो गोली लेता है, ये उदाहरण किसका है, ये हमसे पूछा है। तो ये किसका है, ऋणात्मक पुनर्बलन का। समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, समायोजन की जो प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, वो हमसे पूछा है कि कौन सी नहीं है, वो हमसे पूछा है चंद्र में। तो सोच समझकर लक्ष्य परिवर्तित करना है, वो समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, नियामक नहीं है। सृजनात्मक बालक में होगी, सृजनात्मक बालक में होगी, क्या होगी, धारा प्रवाहिता होगी, लचीलापन होगा और मौलिकता होगी सभी। डिसलेक्सिया में शामिल है, डिसलेक्सिया में क्या शामिल है, वो हमसे पूछा है। तो क्या शामिल इसमें, कक्षा पक्ष में पढ़ने में कठिनाई, कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई होगी और बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पहचानने में भी कठिनाई होगी। तो इसमें दोनों सही है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो हमें असंगत युग्म बताना है। विजमैन बीजकोश की निरंतरता, मेंडल पृथक्करण, गोल्टन जीव सांख्यिकी, लेमार्क प्रत्यागमन, ये बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए 1 से लेकर 80 तक की मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद में आपको लेवल 2 के लिए अलग मिलेंगे, सभी जो भी आपके सब्जेक्ट है, सामाजिक है, साइंस, मैथ है, इनको मैं विस्तार से करवाऊंगा। उसके बाद में आपका सारे पेपर है वो मिल जाएंगे। लेवल 1 का अलग से मिल जाएगा। तो 80 के बाद वाले क्वेश्चन है वो 81 से लेकर 150 के तक बीच में आपको अलग अलग मिलते रहेंगे, जैसा कि आपको पहले मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।